पॉलिटिक्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में बीते दिनों घटित कतिपय घटनाओं के उपरांत पुलिस एवं पत्रकारों के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित किए जाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक के नेतृत्व में पदाधिकारी व सदस्यों के द्वारा ज्ञापन सुझाव पत्र पुलिस आयुक्त प्रयागराज रमेश शर्मा को सौंपा गया। पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा ने तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही आगे भी पत्रकारों और पुलिस के बीच तालमेल बनाए रखने का आश्वासन दिया। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक, पूर्व अध्यक्ष संदीप तिवारी, सचिव पवन उपाध्याय, उपाध्यक्ष सैयद मोहम्मद आमिर, सह कार्यालय प्रभारी टी.के. पांडे, सदस्य आरव भारद्वाज, आरिस खान मौजूद रहे। ये क्या पूरा मामला है? देखिए, जिस तरीके प्रयागराज में विगत दिनों घटनाएं घटी हैं, 2 शूट आउट हुआ है और ख़ास तौर से अतीक और अशरफ की हत्या के बाद जिस तरीके से पत्रकारों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा है, सरकारी मशीनरी तरह तरह से सवाल उठा रही है, समाचार कवरेज में हमको दिक्कत आ रही है। सरकारी मशीनरी का यह दायित्व तो होता है कि मीडिया के प्रश्नों को खासतौर से जहां पर कानून और व्यवस्था और सुरक्षा की घटनाएं घट रही हैं, वहां पर वह जानकारी दे, सही जानकारी आगे जाए, इसके लिए मीडियाकर्मी प्रयासरत रहते हैं, लेकिन उनको सही जानकारी नहीं दी जा रही। पत्रकारों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है और कुछ तथाकथित फर्जी लोग मीडिया की आईडी लेके ऐसी जगहों पे दिखते हैं जो वास्तव में पत्रकारिता के कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो मीडियाकर्मी बनकर छाए रहते हैं। तमाम शिकायतें आती हैं। इस संबंध में हम लोग रमेश शर्मा से मिले, उनको सारी स्थिति अवगत कराई, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और इसके बाद उन्होंने कहा कि आगे भी हम लोग बैठेंगे, आपस में वार्ता करेंगे और कोई ना कोई सुसंगत रास्ता निकलेगा। मैं वीरेंद्र पाठक, संयोजक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब। अतीक अहमद की मौत के बाद भी अतीक के गुर्गों का नहीं थम रहा आतंक। माफिया अतीक के करीबियों पर मुकदमा दर्ज। हाईकोर्ट के वकील की ज़मीन कब्जा करने का आरोप। कूट रचित दस्तावेज के तहत ज़मीन कब्जा करने का आरोप। अतीक के खास गुर्गे कम्मू, जाबिर और नूर समेत 11 लोग पर एफआईआर दर्ज। अतीक अहमद के गुर्गे कम्मू, जाबिर पर पहले भी कई मामले हैं दर्ज। कई मामले नाम आने के बाद फरार है कम्मू जाबिर। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। करेली थाना क्षेत्र के करेला बाग इलाके का मामला। माफिया अतीक अहमद के गुर्गे कम्मू, जाबिर और नूर हमजा समेत 11 लोग पर एफआईआर दर्ज है। जहां ज़मीन कब्जा करने के आरोप के बाद जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इन पर एफआईआर तो दर्ज कर दी है, मगर अब देखना होगा अतीक के गुर्गों को कब पुलिस भेजती है सलाखों के पीछे। अतीक अहमद के करीबी बिल्डर से जुड़ी बड़ी खबर। अतीक अहमद के सहयोगी संजीव अग्रवाल की बड़ी मुश्किलें। संजीव अग्रवाल की प्रॉपर्टी पर अब कसेगा ईडी का शिकंजा। जल्द ही एक विशेष टीम द्वारा हो सकती है संजीव अग्रवाल से पूछताछ के दौरान संजीव अग्रवाल की बेनामी संपत्तियों पर ईडी कसेगा अपना शिकंजा। 32 करोड़ की अवैध बेनामी नगद लेन देन मामले पर कसेगा संजीव अग्रवाल और उनके सहयोगियों पर शिकंजा। संजीव अग्रवाल अतीक अहमद के बेहद करीबी माने जाते हैं। इससे पहले परिवर्तन निदेशालय द्वारा अतीक अहमद को सहयोग करने मामले में संजीव अग्रवाल सहित कई बिल्डरों पर की थी कार्रवाई के दौरान करोड़ों की संपत्ति हुई थी जब्त। इससे पहले भी अतीक अहमद के लिए कई अवैध संपत्तियों की करी थी खरीद। बता दें, संजीव अग्रवाल अतीक अहमद के बेहद करीबी बिल्डर में से माने जाते हैं और अतीक अहमद को मदद पहुंचाने का भी संजीव अग्रवाल पर है आरोप। अब ईडी कसेगा संजीव अग्रवाल पर शिकंजा। अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर। प्रयागराज की वम संपत्तियों पर भी अतीक अहमद और उसके गिरोह का था कब्जा। वम संपत्तियों पर अघोषित तौर से कब्जा कर करोड़ों रुपए वसूले थे। सत्ता के रसूख में किया था वम संपत्तियों का दुरुपयोग।
इमाम बाड़े कब्रिस्तान की ज़मीन को नहीं छोड़ा था, इमाम बाड़े की बिल्डिंग को तोड़वा कर बनवाया था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अतीक अहमद ने सबसे ज़्यादा लूट प्रयागराज शहर के बहादुरगंज इलाके स्थित गुलाम हैदर इमाम बाड़े में की थी। ये इमाम बाड़ा 200 साल पुराना था। इमाम बाड़े की ज़मीन वक्फ संपत्ति थी। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की निगरानी में चलता था ये इमाम बाड़ा। साल 2015 में अतीक अहमद जब समाजवादी पार्टी का नेता था और सूबे में अखिलेश यादव की सरकार थी, तब अतीक ने अपने रसूख अपने बेहद करीबी वकार रिजवी को यहाँ मुतवल्ली नियुक्त करा दिया था। अतीक अहमद के एजेंडे के तहत अपने बेहद करीबी वकार रिजवी को यहाँ मुतवल्ली नियुक्त कराया था। मुतवल्ली वकार रिजवी ने कुछ दिनों बाद इमाम बाड़े की बिल्डिंग गिरवा कर इमारत बनवा दी थी, जिसमें इसको कई बड़े बिल्डरों ने मिलकर बनवाया था। बिल्डर राजीव जैन की निगरानी में ये इमाम बाड़े को गिरवा कर यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाया गया था। ऐसे में क्या कुछ कहना है शौकत भारती का और यहाँ रह रहे किराएदार का, आइए दिखाते हैं। देखिए, उस लड़ाई को हमने 2016 में शुरू किया और जिन लोगों ने पहले उसकी मुखालफत की थी, ठीक है, वो लोग डर या लालच के तहत जो है वो मिल गए। लेकिन मैं इस लड़ाई को लड़ता रहा और मेरी लड़ाई कलम की लड़ाई होती है और मैंने उसकी डीएम से लेके पीएम तक मैंने उसकी लिखा पढ़ी की और बाकायदा तौर के ऊपर सेंट्रल वक्फ काउंसिल की उसके ऊपर जांच हुई और पूरे उत्तर प्रदेश में 40 पेज की रिपोर्ट सुन्नी वक्फ बोर्ड की लूट की है और 36 पेज की रिपोर्ट शिया वक्फ बोर्ड की है। वक्फ इसलिए बनाया जाता है कि मस्जिद, करबला, दरगाह, कब्रिस्तान, वहाँ के ऊपर लोग जो हैं बाकायदा तौर के ऊपर उसको यानी उसका इस्तेमाल करें। वक्फ इसलिए नहीं बनाया गया है कि वक्फ बेच दिया जाए। लेकिन एक करप्ट चेयरमैन बैठाया वसीम रिजवी और आज़म खान साहब का उसके ऊपर हाथ था और उन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश भर के अंदर उसी ने यहाँ इलाहाबाद के एक गलत आदमी को यहाँ का मुतवल्ली बनाया। उसने 200 साल पुराने इमाम बाड़े को बुलडोज करके उसे कमर्शियल मार्केट में चेंज कर दिया। वकार रिजवी, ठीक है, ये सबको पता है कि वकार रिजवी किसके आदमी हैं, ये सारे लोग जानते हैं। तो वकार रिजवी ने क्या किया कि जैन बिल्डर के साथ एक एग्रीमेंट किया और जैन बिल्डर और वकार रिजवी इन लोगों ने मिलने के बाद इस प्रॉपर्टी को गिरा दिया और गिराकर यहाँ के ऊपर जब कमर्शियल यहाँ तक कि वहाँ पे जो कब्रें थी नीचे 4-5 कब्रें थी और जिसने इमाम बाड़ा बनाया था उसकी कब्र थी, उसको भी जेसीबी से खोदकर फेंक दिया गया बेसमेंट बनाने के लिए। और इमाम बाड़े को बिल्कुल कोने में, वो भी फर्स्ट फ्लोर के कोने के, अभी आप जाके देखेंगे तो फर्स्ट फ्लोर के कोने के अंदर इमाम बाड़ा और बाकी 64 दुकानें वहाँ बना दी गई। एक दुकान 50 से 70 लाख रुपए की, जैसा कि पता है, और एग्रीमेंट्स के अंदर तो 10 लाख और 15 लाख इस तरह की बातें हैं। लेकिन ये कि वो वहाँ के ऊपर दुकानें बनाई गई और उसको जब उसमें प्रोटेस्ट हुआ और सील हुई तो चूँकि इमाम जुमा हसन रज़ा ज़ैदी साहब साथ दे रहे थे और बाकायदा तौर के ऊपर, तो हसन रज़ा ज़ैदी साहब को बाकायदा तौर के ऊपर वहाँ उनके पास पैसा रखा गया, 50,000 रुपया, एक मोबाइल रखा गया और पिस्टल लगाई गई और उसके बाद उनसे कहा गया कि शौकत भारती तुम्हारे पड़े रहेंगे, ये पैसा रख लीजिए, ये सब कर लीजिए और उसके बाद जो है आप जो है आराम से यहाँ सुकून से रहिए, कुछ नहीं होगा और आप जो है ये कंप्रोमाइज़ कर दीजिए। ये लोग चाहते थे कि इमाम जुमा कंप्रोमाइज़ कर दें, तो इमाम जुमा कंप्रोमाइज़ कर देंगे तो इमाम जुमा एक बड़ी फिगर होती है और भाई हम लोग उनके मुकाबले में उतनी बड़ी फिगर है नहीं, तो इसको दाखिल करने के बाद ये बिल्डिंग बनी रहेगी। लेकिन इमाम जुमा ने उस पैसे को जमा करवाया, FIR करवाई, 288/16 FIR कोतवाली के अंदर ये पिस्टल लगाने की और पैसा और मोबाइल वहाँ के ऊपर जमा करवाया। वकार रिजवी अगले दिन जा रहे थे सांसद को लेकर, अतीक अहमद को लेकर वहाँ के ऊपर कंप्रोमाइज़ कराने के लिए कि भाई किसी तरह से दबाव बनाकर हम इस मामले को निभा दें। लेकिन इमाम जुमा को उससे इख्तिलाज हुआ, हार्ट अटैक हो गया। उस दहशत में इमाम जुमा एडमिट हो गए हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर भी उनसे कंप्रोमाइज़ कराने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं करवाया और उस वक्त पुलिस ने वकार रिजवी को दौड़ाकर अरेस्ट भी किया
उसके भी पूरे वीडियोस मौजूद हैं। और वो ये कहते थे वक़ार रिजवी बार बार कि अभी आ रहे हैं सांसद, सब ठीक हो जाएगा, यानी सबको धमकी जो दी जाती थी वो इनको ही दी जाती थी। और वो शख्स जिसने इस मूवमेंट को, जिन लोगों ने कहा था कि भाई हम लोग आज़ाद कराएंगे, वही लोग उसके साथ में मिल गए। और वही सबसे पिस्टल लगाने में वही शख्स था असगर अब्बास, जो पहले क्या कर रहा था कि वफ़ की लड़ाई लड़ने के लिए सामने आया था। अब वो धमकी या लालच में टूट गया और किसके साथ में हो गया, उसका, और उसने ही इमाम जुमा को पिस्टल लगाया। अब क्या हालात है इमामबाड़े के? अब हालात ये हैं कि एडीए ने उसको बुलडोज कर दिया है, और बुलडोज करने के बाद अभी हमको पोजीशन नहीं दिया है। हमें उसका पोजीशन चाहिए कि हमको प्रॉपर ढंग में उसका पोजीशन हमको मिलना चाहिए। और सिर्फ वही नहीं, और भी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वफ़ की, चाहे छोटी करबला हो चाहे दूसरी जगह है, वो तमाम प्रॉपर्टीज़ को खाली होना चाहिए। वफ़ संपत्ति को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। हम जो काम कर रहे हैं वो सरकार की मदद कर रहे हैं इस काम में। आपने भी कहा था ये पूछेंगे, इसमें आप खत्म, अभी तो आप शौकत भारती है। और कौन इसका मुतवल्ली है, किसका आदमी है, और किन किन लोगों ने अवैध निर्माण कराया था? भाई देखिए, ये तो सिया समुदाय की संपत्ति है। ये शुरू चली आ रही है, उसे ही हम लोग 5-6 पीढ़ी से यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं। इसके मुतवल्ली वक़ार रिजवी ने इसको निर्माण करवाया था। जो बिल्डर थे राजू जैन थे। उसी पीरियड पे जो है गलत तरीके से ये दुकानें जो कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था, उसी बेस पर सरकार द्वारा इसको पीडीए द्वारा गिरा दिया गया। अब वो इमाम बाड़े तरह हो गया। इमाम बाड़े की जो जगहें थी उसको छोड़ दिया गया। बाकी जो मैदान हम लोग को जो सरकार द्वारा जो कब्जा हम लोग को जो यहाँ शुरू चला रहा है वो रह रहे हैं। बाकी सीबीआई जांच हो चुकी है, जो कोर्ट का फैसला आएगा वो हमें मान होगा। वक़ार रिजवी के अतीक अहमद के आदमी कहा जाता है। ये भैया देखिए, वक़ार रिजवी अतीक अहमद के आदमी हैं कि नहीं हैं, ये तो कंफर्म मैं बता नहीं सकता, ये तो वही बता सकते हैं। तो अतीक अहमद भी यहाँ आए थे? अतीक अहमद एक बार आए थे स्टार्टिंग जब बनाने से पहले। मुतवल्ली जब पूछा तो वो कहते करीब आधा 1 घंटा यहाँ रुके थे। वक़ार रिजवी के साथ आए? हाँ, वक़ार रिजवी के साथ ही आए थे और 1 घंटा रुके भी थे। फिर उसके बाद जो है उनसे हमारी कोई बात है, ये हुआ कि लिखा पढ़ी हुई थी कि अगले ने ये क्या है क्या नहीं है तो आपको दिया जाएगा। तो हमने कहा सर ऐसी ही बात है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, कोई ऐसा आदमी आए तो समझ में आए। तो उसी के 12 दिन बाद पश्चिम बिजली चेयरमैन जो वक्फ बोर्ड के थे वो आए थे। उनसे 2 लिखा पढ़ी हमारी जो हुई, उसी को मैंने कोर्ट में लगाया था। उसी के बाद इन्होंने निर्माण चालू कराया, गलत तरीके से निर्माण हुआ। इसको देखते हुए सिया समुदाय के शौकत भारती जी ने बड़ा लंबा कदम उठाया और सरकार तक पहुंचाने की बात रखी। उसी सरकार के द्वारा पीडीए द्वारा ये इमाम बाड़े के जो अवैध निर्माण से दुकानें बनाई गई थी उसको ध्वस्त कराया गया। आशीष रावत। सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली बड़ी राहत। सीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग, दाखिल रिवीजन अर्जी खारिज। सीएम द्वारा दिए गए बयान को लेकर मुकदमा दर्ज कराने की रिवीजन अर्जी को की गई थी मांग। सीएम योगी ने लखनऊ में बयान दिया था कि भारत हिंदू राष्ट्र और यहाँ हर एक नागरिक हिंदू है। अर्जी में कहा गया कि सीएम का बयान भारतीय संविधान प्रस्तावना के उल्लेखित धर्मनिरपेक्ष शब्द की पूरी तरह से उल्लंघन है। ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब अग्रहरी का, किस तरह से अर्जी खारिज हुई है और क्या पूरा मामला है, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, आजम राइन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के विरुद्ध 156(3) की दरखास्त अवर न्यायालय में दिया था। अवर न्यायालय द्वारा 156(3) की दरखास्त को खारिज कर दिया गया और उसी आदेश के विरुद्ध यानी 2 मई 2023 के विरुद्ध आजम राइन द्वारा अंडर सेक्शन 397(1) CRPC के तहत रिवीजन माननीय न्यायालय डीजे इलाहाबाद श्री संतोष राय के न्यायालय में दाखिल किया गया था। और इसमें माननीय न्यायालय प्रभारी जिला जज श्री सिद्धार्थ कुमार वागो के न्यायालय में यह केस लंबित था। मेरे द्वारा स्ट्रांगली अपोज किया गया और मेरे द्वारा ये कहा गया कि और न्यायालय के आदेश में कोई भी त्रुटि नहीं है और ना ही और न्यायालय को कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि ये जुरिडिक्शन प्रयागराज जिले का न हो करके लखनऊ जिले का था। और मेरे द्वारा ये भी कहा गया कि और न्यायालय का जो आदेश है औचित्यपूर्ण है, शुद्धता है और विधि संगत है और एडमिशन के स्टेज पर ही दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय प्रभारी जिला जज द्वारा रिवीजनकर्ता के रिवीजनिस्ट अर्थात आजम राइन के रिवीजन को खारिज कर दिया गया।
मैं गुलाब चंद अग्रहरी, जिला शासकीय देवता पौधारी प्रयागराज। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ी खबर। माफिया करार दिए जाने के बाद शाइस्ता परवीन की अब हिस्ट्री शीट खोले जाने की है तैयारी। माफिया के साथ ही अब हिस्ट्री शीटर बनेंगी शाइस्ता परवीन। प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में खोली जाएगी शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट। आधा दर्जन आपराधिक मुकदमों के आधार पर शाइस्ता परवीन पर खुलेगी हिस्ट्री शीट। शाइस्ता परवीन के खिलाफ कुल 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसमें उमेश पाल और 2 सरकारी गनरों की हत्या के साथ बेटे अली का फर्जी आधार कार्ड बनवाने, तथ्यों को छुपाकर असलहे का लाइसेंस लेने और अवैध असलहा रखने जैसे गंभीर मामलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का मानना है कि शाइस्ता आदतन अपराधी हैं। खुलदाबाद थाने में ही शाइस्ता परवीन के पति अतीक अहमद की भी हिस्ट्री शीट खोली गई थी। अतीक अहमद की हिस्ट्री शीट नंबर 53A था। हिस्ट्री शीट बनने के बाद अग्रिम जमानत पाने के लिए भविष्य में आपराधिक मामलों में जमानत पाने में मुश्किल आएगी। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है सिविल लाइंस के पॉश इलाके का। कहने को तो स्मार्ट सिटी है मगर हकीकत कुछ और है। आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी की सड़कों पर गाड़ियों के साथ आवारा पशु भी दौड़ते नजर आ रहे हैं, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण सड़क पर आवारा पशु दौड़ रहे हैं और इनको ना कोई रोकने वाला है ना टोकने वाला है। कई बार वाहन से आने जाने वाले लोग सड़क पर इनसे टकराते हैं और टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, क्योंकि ये किसी समय भी किधर भी मुड़ जाते हैं, जिससे वाहनों से लोग टकराते हैं और उन काफ़ी चोटिल होते हैं और कई बार वाहन भी क्षतिग्रस्त होते हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण ये परेशानी का सामना आम जनता को उठाना पड़ता है और SRN से मेडिकल तक अक्सर आवारा पशु सड़कों पर घूमते दिखाई देते हैं। अब देखना होगा इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है या नगर निगम की लापरवाही इसी तरह से जारी रहेगी और लोग दुर्घटनाग्रस्त होते रहेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।